यस, आप लोगों ने कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ा था, वो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम आप बोला मेरा क्लास नहीं है, कल मूर्ति कला था, मथुरा कला और अमरावती कला और गांधार कला, ये मैंने बताया। इसके अलावा प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियाँ किस विधि से बनती थी, पत्थर की मूर्तियों में कौन सी विधि का उपयोग किया गया था, और साथ ही जो धातु की मूर्ति है वो तो मैंने बताया था कि आप लोगों को बहुत सारा तो ये सारी चीजें पढ़ाई थी। कल मैंने सिंधु घाटी से नहीं, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के कुषाण काल तक की मूर्तियों के बारे में पढ़ा दिया था। इस समय तक की मूर्तियों की क्या विशेषताएं हैं और कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते, किस तरह के क्वेश्चन बनते, सारी चीजें आज हम बात करेंगे। गुप्त काल की आज हम बात करेंगे, पल्लव काल का, चोल, चालुक्य और पाल, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो बात करेंगे गुप्त काल की। मैंने आप लोगों को बताया था कि पाषाण काल में सिर्फ एक मूर्ति का साक्ष्य मिला है, वो भी मात्र देवी की मूर्ति है और वो असली में है लोहदा नाला बेलन घाटी से। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े पैमाने में मूर्तियों का निर्माण किया गया, जिसमें मिट्टी की मूर्तियां, साथ ही इसमें प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनाई गई, साथ ही वहां से धातु की मूर्तियों का भी बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया। और मिट्टी की मूर्तियों को बनाने में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता था, विधि और चुटकी विधि, मिट्टी की मूर्तियां और जो आपकी पत्थर की मूर्तियां हैं उसमें कौन सी विधि का उपयोग किया गया, नट बोल्ट का उपयोग करके शरीर के अंगों को जोड़ा गया था। और धातु मूर्तियों में तो सबको पता है जो लास्ट मैक्स तकनीक का उपयोग करके मूर्तियां बनाई गई थी। प्रस्तर की कोई मूर्ति का उदाहरण बताएं जो सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियों में विशिष्ट है, जिसके बारे में मैंने कल उल्लेख भी किया था। योगी मूर्ति, योगी कहाँ से मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। कांसी की नर्तकी भी मोहनजोदड़ो है। एक जो है तांबे का ईंट का गाड़ी भी मिला है, लेकिन ये मिला है हड़प्पा से, तांबे की ईंट का गाड़ी हड़प्पा से मिला है। और ऐसे ही आप देखेंगे चांदी के 2 मुकुट भी मिले हैं, लेकिन वो कहाँ से मिला है, कुड़ाल से मिला है, हरियाणा कुड़ाल, ये हिस्ट्री का पार्ट है। अब हम बात कर रहे थे कि मूर्ति कला इस काल में खूब ज्यादा ब्रॉड थी, हर स्तर की मूर्तियां बनाई गई, अलग अलग टेक्निक से बनाई गई, जिसमें जो पुरुषों की मूर्तियां थी उसमें सींग था, श्रृंग था, महिलाओं की जो मूर्तियां थी श्रृंगार यंत्र थी। इसके अलावा इन मूर्तियों में सबसे ज्यादा महिलाओं की मूर्तियां थी, उनका ज्यादा महत्व था। इसके अलावा सभी मूर्तियों की बात करेंगे तो खिलौने वाली जानवर और मूर्तियां ज्यादा थी। उसके बाद आपका वैदिक काल आता है। वैदिक काल में हमें मैंने बताया था ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है मूर्ति कला का उल्लेख है, पाणिनि के अनुसार मिठाई में भी मूर्ति कला का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो है 3रे मंडल में उल्लेख किया गया कि इंद्र की मूर्ति को खरीदने के लिए 10 गाय देने पड़े थे, लेकिन ऐसी कोई मूर्ति हमें खुदाई में नहीं मिली है। उत्तर वैदिक काल में भी कोई मूर्ति कला का हमें पुरातात्विक स्रोत नहीं मिलता देखने को। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आता है, बौद्ध और जैन धर्म का विकास हो जाता है, और फिर इसमें जब महायान शाखा आती है बौद्ध धर्म में, और जब जैन धर्म विज्ञान और श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ता है तो उसमें भी मूर्ति पूजा आ जाता है, और बौद्ध धर्म में महायानी जो है ये मूर्ति पूजा का काम शुरू कर देते हैं। कुषाण काल आते आते मूर्ति कला का जो है कई शैलियों का विकास हुआ। एक तो गांधार कला शैली विकसित हुई, जो कौन सी देसी है या विदेशी, गांधार कला विदेशी है। कौन से देशों का प्रभाव है, अफगानिस्तान, ईरानी और यूनानी के और भारतीय कला के सम्मिश्रण से जो कला बनी वो गांधार कला थी। दूसरी कला मथुरा कला और एक देसी कला थी। दोनों को किन शासकों ने संरक्षण दिया था, तीसरी कला अमरावती कला थी आंध्र प्रदेश, और इसको सातवाहनों का संरक्षण दिया था। तीनों के पत्थर अलग है। गांधार कला के पत्थर कौन से, किस कलर के हैं, नीले और भूरे हैं। मार्बल प्लास्टर का भी उपयोग किया गया। और मथुरा के जो मूर्तियां हैं लाल पत्थर की हैं। इसके अलावा श्वेत चित्तीदार पत्थर का उपयोग किया गया। और आपका जो अमरावती है यहाँ संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया मूर्ति बनाने में। तीनों का जो है धर्म बताएं। गांधार कला में कौन से धर्म का मूर्तियां बना है, कौन सी, बौद्ध धर्म। और मथुरा कला में बौद्ध, जैन और हिंदू की
खूबसूरत बाल, आंख और नाक बहुत सुंदर नीले बनाए गए हैं, उनको वस्त्र पहनाया गया, पारदर्शी सिलवटों युक्त उनको जूता चप्पल पहनाया गया, मूछ बनाया गया है, पीछे प्रभा मंडल या आभा मंडल बहुत अलंकृत दिखाया गया है और उनकी मांसपेशियों को इतना उभारा गया है कि वो बिल्कुल बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी बनाई गई है गांधार कला में। और मथुरा कला में बाल विहीन है, मूछ विहीन है, वस्त्र विहीन है, बहुत सिंपल साधारण और आध्यात्मिक मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला में ज्यादा किया गया है। अमरावती कला में बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, भगवान बुद्ध की एकांकी मूर्तियां कम देखने को मिलती हैं, ज्यादातर सामूहिक मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जातक कथाओं का ज्यादा उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो आम जनजीवन है इनकी भी मूर्तियां बनाई गई हैं, ज्यादातर जो मूर्तियां हैं वो चलायमान है, गतिशील मुद्रा में है और त्रिभंग मुद्रा में है। उनके शरीर में 3 जगह कम से कम मोड़ देखने को मिलता है। ये विशेषताएं थी आपकी अमरावती कला की। इतनी हमने बातें कल कर ली थी। आज हम बात करेंगे गुप्त काल का। इसके बाद आता है गुप्त काल और गुप्त काल स्वर्ण काल कहलाता है क्योंकि ये काल आ गया था लगभग सभी क्षेत्रों में विकास काफी ज्यादा हो गया था, खास करके चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य के क्षेत्र में, तो इसीलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है एंशिएंट काल में। इस काल में मूर्तियां जैन, बौद्ध, हिंदू के अलावा गैर धार्मिक और जो अन्य छोटे मोटे संप्रदाय थे उनकी भी मूर्तियां बनने लगी, यानी कि ये जो क्षेत्र था और ज्यादा ब्रॉड हो गया। इसमें सभी चीजों को सम्मिलित कर लिया गया, सिर्फ धार्मिक ही नहीं, अभी तक तो धार्मिक मूर्तियां बन रही थी, अब गैर धार्मिक मूर्तियां भी बननी शुरू हो गई। भगवान के साथ साथ कुछ भक्तों की भी मूर्तियां बननी शुरू हो गई और सबसे ज्यादा मूर्तियों का जो विकास है वो गुप्त काल में देखने को मिलता है। बाहुबली जैसी मूर्तियां, विशाल मूर्तियां, बलिष्ठ मूर्तियां बनने लगी और मूर्तियों में हाव भाव को बहुत बारीकी से दिखाया जाने लगा। हर एक अंग को बनाने में खूबसूरती का जो है परिचय दिया गया। इसके अलावा चेहरे से जो भाव एक व्यक्त होता है मूर्तियों के कि ये मूर्ति प्रसन्न मुद्रा में है या गुस्से की मुद्रा में है या दुखी मुद्रा में है, ये मुद्राएं भी अब मूर्तियों से झलकने लगी थी, यानी कि मूर्तियों में वो सारी क्वालिटीज जो होने चाहिए वो आपको गुप्त काल में देखने को मिलेंगी। तो गुप्त काल अपने आप में मूर्ति निर्माण कला में बहुत आगे निकल गया, कुषाणों से भी कहीं आगे। इसके अलावा ये तो आपकी उत्तर की बात हो रही थी। दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में आप जानते हैं पल्लव के बारे में आपने सुना था कि उन्होंने मंदिर निर्माण में भी बहुत योगदान दिया था, खास करके उनके रथ मंदिर जो महाबलीपुरम के हैं, एक एक पत्थरों को काट करके एक एक रथ बनाया गया है। यहाँ की जो रथ मंदिर है इसमें बहुत सारी नक्काशी की गई है और ये भी अपने आप में मंदिर के साथ साथ उसमें जो मूर्तियां हैं वो मूर्ति कला के बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं। इसके अलावा यहाँ से अर्जुन की तपस्या और गंगा अवतरण की जो मूर्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस में आया था। अर्जुन की तपस्या और गंगा का अवतरण ये किस वंश से संबंधित और किस स्थान से, तो ये पल्लव राजवंश से संबंधित और महाबलीपुरम के जो है मूर्ति है ये, जहाँ पे अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण दिखाया गया है। इसके अलावा महिषासुरमर्दिनी ऐसी मूर्तियां भी हैं। इस तरह की बहुत सारी जो मूर्तियां हैं पल्लव काल में देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपका टाइम आता है चोलों का। चोल राजवंश दक्षिण में मूर्ति कला और मंदिर निर्माण कला का स्वर्ण काल कहलाता है। अगर दक्षिण में बात करें कि मंदिर जो चित्रकला है, मूर्ति कला है, मंदिर निर्माण का स्वर्ण काल किस वंश के काल को कहा जाता है? चोल को काल कहा जाता है। दक्षिण में अगर बात करें तो जैसे उत्तर में हम मौर्य काल और गुप्त काल पढ़ते हैं, ऐसे दक्षिण में आपका सातवाहन काल और आपका जो चोल काल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है, खास करके चोल अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं, चोल अपने नौसेना के लिए जाने जाते हैं, चोल अपनी साम्राज्य विस्तार के लिए जाने जाते हैं और चोल अपनी कलाकृतियों के लिए भी जाने जाते हैं। ये सभी से क्वेश्चन बनता है। स्थानीय स्वशासन किसका सबसे अच्छा था? दक्षिण में। कहाँ के राजाओं का सबसे अच्छा नौसेना थी? ब्रिटेन वालों की नौसेना क्या होती मजबूत होगी, इतना भारतीयों की नौसेना थी। चोल साम्राज्य ने अपनी नौसेना को इतना मजबूत किया था कि उन्होंने उत्तर भारत में गंगा तक अभियान किया, उन्होंने श्रीलंका, मालदीव इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार किया, उन्होंने इंडोनेशिया, मलाया, जावा, सुमात्रा इन सभी पर अधिकार कर रखा था अपनी नौसेना के बदौलत। इतनी प्राचीन काल में हमारी नौसेना इतनी अच्छी थी, लेकिन आगे चल के हमने नौसेना पर ध्यान दे दिया और हमारी नौसेना इतनी कमजोर हो गई कि बाद में हम पुर्तगालियों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को टक्कर नहीं दे पाए। जबकि चोल काल की नौसेना इतनी अच्छी थी कि वो आसपास के देशों पर हमारा
कभी हमने भी उपनिवेश बनाया था, लेकिन हमने इस तरह से शोषण नहीं किया, वहां रुक के वहां पे अधिकार किया, अधिकार स्वीकार किया, करवाया और छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि वहां पे रुक के उनका शोषण किया, तो हमने भी बहुत सारे देशों को हराया था, उस पर अधिकार किया था, लेकिन उसका शोषण नहीं किया था। और चोल काल में हमारा जो साम्राज्य विस्तार है ये बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ था। तो चोल काल में आप देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया, काफी भव्य है, साउथ के मंदिरों में सबसे उसका ऊपर नाम होता है, विशाल है। और इनके पुत्र राजराज प्रथम ने गंगैकोट चोलपुरम का मंदिर बनवाया था। हाँ, तो ये मंदिर भी अपने आप में काफी भव्य है और इन मंदिरों को मूर्तियों से सजाया गया है। और चोल काल में ज्यादातर जो मूर्तियां बनी है ये धातुओं की बनी है, इन्होंने धातु मूर्तियों के निर्माण में ज्यादा ध्यान दिया है, जिसमें से नटराजन की जो मूर्ति है शिव की, ये विश्व प्रसिद्ध है, इसको पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली है। नटराजन की कांस्य की प्रतिमा को, जो कि चोल काल से संबंधित है, विधि द्वारा बनना है। और यहाँ की जो पत्थर मूर्तियां हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। और मैंने आपको बताया था यहाँ जो मंदिर बनाए गए मोस्टली एक ही पर्वत को काट के बनाए गए हैं, और उन पर्वतों में जो मंदिर बनाए गए उन मंदिरों को मैंने बताया आपको कि मूर्तियों से सजाए गए हैं। और वो मंदिर जाहिर सी बात है पत्थर की मंदिर है, और जो मूर्तियां हैं वो भी पत्थर की हैं। तो जो मूर्तियां हैं पत्थर की वो ज्यादातर चोल काल में मंदिरों को सजाने के लिए बनाई गई है। और ये मूर्तियां इतनी खूबसूरती से बनाई गई हैं, इनके शरीर का जो अनुपात है, जैसे हर एक अंग समान अनुपात में, जैसे कि जितना बड़ा दाहिना हाथ उतना ही बड़ा बायां हाथ होना चाहिए, आंखें भी समान होनी चाहिए, पैर भी समान होना चाहिए। यानी कि बॉडी का अगर बीच में से आप जो है तो भाग करें, कोई एक ये पार्ट होता है जो बिल्कुल एक जैसे होता है और दूसरा पार्ट भी उसी के जैसे होता है, दोनों में बिल्कुल समानता, इतना मानक मूर्तियां बनाई गई हैं। और हर मूर्तियों में नाक नक्शे आंख जो है वो बहुत खूबसूरती से उभारे गए हैं, जो आपके चोल काल की मूर्तियां हैं। और इन मूर्तियों को जो दीवारों में लगाई गई है, ऐसा लगता है कि ये जीवंत है, इनमें जान है और ये खड़ी है, इनको दीवार के सहारे खड़ा किया गया है। ऐसा नहीं लगता कि इनको दीवार में चिपकाया गया है या ज्वाइन किया गया, ऐसा लगता है वो दीवार का टेक लेकर के मूर्तियां खड़ी हैं। इतनी सुंदर और इतनी जीवंत जो है मूर्तियों को चोल काल में बनाया गया है, ये इसकी विशेषता, इसी वजह से इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। तो अपनी मूर्तियों के लिए भी चोल काल जाना जाता है, खास करके अपनी धातु मूर्तियों के लिए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इस समय के जो मंदिर है साउथ के चोल काल में, ये बहुत समृद्धि के केंद्र है। मंदिरों से ही वहाँ के नगरों का विकास हो गया, और मंदिरों से बहुत सारे लोगों का जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र भी प्रभावित होता था। साउथ के मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही नहीं उपयोग में आते थे, वहाँ से आर्थिक काम भी होता था, सामाजिक काम भी होता था और सांस्कृतिक चीजों का भी जो है प्रचार प्रसार होता था। साउथ में ज्यादातर जो नगर है वो मंदिरों की वजह से डेवलप हो गए। जैसे कहीं पे एक बड़ा मंदिर बना तो उस मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी होंगे, फिर उस मंदिर में फूलमाला के लिए माली होगा, उस मंदिर में प्रसाद के लिए प्रसाद बनाने वाले होंगे, उस मंदिर में मूर्तियों और अन्य खिलौनों चीजों की सजावट के लिए भी कलाकार होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का वहाँ पे विकास हो गया, मंदिर के आसपास के लोग बसने लगे और फिर धीरे धीरे करके वो मंदिर नगर मंदिर में तब्दील हो गया। उस मंदिर की वजह से एक नगर डेवलप हो गया और जहाँ से हर चीज का एक तरीके से क्रियान्वयन होना शुरू हो गया था। तो साउथ के मंदिर अपने आप में अलग ही चीजों को जो है दर्शाते हैं। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रकूटों को। राष्ट्रकूट में अपने मूर्तिकला मंदिर निर्माण की वजह से जाने जाते हैं। इन्होंने एलोरा और एलिफेंटा की नाइन बनवाई है, और एलोरा की जो 81 शिव की प्रतिमा है राष्ट्रकूट पर्सन ने बनवाया है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा एलिफेंटा से त्रिमूर्ति मिला है। त्रिमूर्ति आप जानते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि त्रिमूर्ति का जो उदाहरण है या त्रिमूर्ति का जो साक्ष्य है वो किस गुफा से मिलता है? एलिफेंटा से मिलता है, जो राष्ट्रकूटकालीन है। तो ये कुछ उदाहरण राष्ट्रकूटों के हैं। इसके बाद बात करेंगे चालुक्यों का। चालुक्य भी आप जानते हैं कि ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इलाके में चालुक्यों का विकास हुआ था। चालुक्यों ने ही मंदिर बेसर शैली के मंदिर विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और जो मंदिर विकास करेगा जाहिर सी बात है उन मंदिरों में मूर्तियां तो होंगी ही, तो उन्होंने भी मूर्तियों के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई है। आपने नाम भी सुना होगा, गंग वंश के एक शासक हैं जिन्होंने
तो ये भी क्या है, मूर्ति का एक उदाहरण है। इसके अलावा उड़ीसा या कलिंग शैली की मूर्तियां, उड़ीसा का मंदिर आप जानते हैं, यहाँ पर भी विभिन्न तरह की जो मूर्तियों को बनाया गया है मंदिर को सजाने के लिए। खास करके जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसमें जो घोड़े बने हुए हैं, क्योंकि वो मंदिर रथ मंदिर है, तो उसको खींचने के लिए घोड़े भी बनाए गए हैं और वो घोड़े चलायमान स्थिति में बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर घोड़े हैं, वो भी मूर्ति का एक बढ़िया उदाहरण है। इसके अलावा वहाँ पर जो लिंगराज मंदिर है, जो पुरी का मंदिर है, इसमें जो मूर्तियाँ स्थापित की गई है बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा कोणार्क के मंदिर के जो दीवारें हैं वहाँ पे और भी खूबसूरत मूर्तियों को बनाया गया है जो सांसारिक और बाकी चीजों को दर्शाते हैं। वहाँ पे एक मूर्ति है जिसमें महिला एक टहनी को पकड़ी हुई है अपने हाथों से और ये बहुत सुंदर है और इसको जो है एक अलग से नाम दिया जाता है। ये एग्जाम में IAS में आया था कि मतलब ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि महिला ने एक टहनी को पकड़े हुए है या टहनी को झुकाए हुए है। एक खूबसूरत स्त्री की मूर्ति है जो टहनी को पकड़े हुए है, टहनी को झुकाए हुए है। ये एक IAS में क्वेश्चन आया था कि इस मूर्ति का या इस मुद्रा का क्या तात्पर्य है। तो वहाँ पे यह वृक्ष साला या से कुछ करके था, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, IAS का क्वेश्चन था ये इसी मुद्रा को बताता है। अगर ये स्टेटमेंट कहीं मिले तो उसको जरूर समझ जाएगा कि पौधे को लेकर के है कि एक सुंदर स्त्री एक टहनी को झुकाए हुए बनी हुई है और ये उड़ीसा की खूबसूरती है। इसके अलावा कोणार्क या आपने खजुराहो के मंदिरों का नाम सुना होगा। पूरे विश्व में इनको इनकी मूर्ति कला की वजह से ही जाना जाता है। यहाँ पे मंदिरों को मूर्तियों से बिल्कुल भर दिया गया, बाहर की जो दीवारें हैं मूर्तियों से बटी है और जिसमें आप देखते हैं कामुक मुद्राओं में बनाई गई मूर्तियां हैं और इसी वजह से इनको प्रसिद्धि मिली है। और यहाँ पे सिर्फ ऐसी मुद्राएं ही नहीं है, यहाँ पे भगवान लोगों की मुद्रा भी है, उनकी फैमिली की मूर्तियां भी हैं, आम जनजीवन की कलाकृतियां भी हैं, कुछ काल्पनिक पशुओं की चित्र के भी बनाए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ की चीजें फेमस है वो है कि यहाँ पे कामुकता को दर्शाया गया है। कामुक मुद्रा में मूर्तियों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया है खजुराहो के मंदिरों में। तो ये भी अपनी मूर्ति कला के लिए काफी प्रसिद्ध है खजुराहो के मंदिर और ये इसी के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ज्यादातर जो पर्यटक हैं वो यहाँ की मूर्तियों की बारीकियों को देखने के लिए जाते हैं। हालांकि अगर हम इसको मतलब एक ओपन नजरिए से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया है, उसमें जिन कलाकारों ने मूर्तियां बनाई थी या जिस भी शासक ने बनवाया था, उन्होंने बहुत ओपन होकर के या फिर एक ब्रॉड थिंकिंग रखते हुए इन चीजों को बनवाया है, क्योंकि ये एक लाइफ का पार्ट है ये। और इसके बारे में ज्यादातर जो अच्छे कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे
तो ये बहुत पॉजिटिव बात रही होगी उस समय के लिए, जब जो है हम कहते हैं कि वो हमारा प्राचीन काल है, वो मध्य काल में नहीं है। यानी कि एंशिएंट काल में हम हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं, हम कहीं किसी से पीछे नहीं है, हम यूरोपियों से भी आगे हैं, चाहे वो नौसेना का क्षेत्र हो, चाहे वो कलाकृति का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो खगोल हो, चाहे वो साहित्य हो, चित्रकला हो, हम उस समय सबसे आगे हैं और हमारी जो सोच है वो बहुत ब्रॉड है, हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी माइंड नहीं करते हैं। तो ये खजुराहो के मंदिर हैं जो अपनी इन्हीं चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अब बात करेंगे अजंता और एलोरा और जो आपकी एलिफेंटा गुफाएं, इसमें भी बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ और जो है ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, चित्रकला भी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही आप देखेंगे जो आपका पल्लव है, यहाँ पर अलग अलग राजाओं के शासनकाल में जो मूर्तियाँ बनाई गई, उन्हीं के नाम पर उसको शैली का नाम दे दिया गया, जैसे महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली, अपराजित शैली, ये पल्लव शासक हैं और इनके समय में जिस तरह की मूर्तियाँ बनाई गई उन्हीं के नाम पे उसको शैली का नाम दे दिया गया। ये पल्लव काल की विशेषता है। इसके अलावा आपने चोलों को देख लिया और आपने उड़ीसा की शैली भी देखी, आपने बुंदेलखंड यानी कि खजुराहो को भी देख लिया। अब हम बात करेंगे मूर्तिकला में आधुनिकता की। इसके अलावा जो पाल शासक हैं, इन्होंने भी मूर्ति बनाने में योगदान दिया। पाल आप जानते हैं बंगाल के क्षेत्र में डेवलप किए थे, जिसमें बिहार था, उस समय का बंगाल में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा इलाका आता था और यहाँ पे शासन करते थे पाल शासक, जिसमें धनपाल, उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। तो पालों के समय में भी मूर्तिकला का विकास बहुत ज़्यादा हुआ और यहाँ पे मूर्तिकला बनाने की जो केंद्र था वो गया बिहार था और दूसरा राजमहल की पहाड़ियाँ जो झारखंड में पड़ती हैं। इन दोनों जगहों में पालकाम में बड़े पैमाने में मूर्ति निर्माण किया गया और ये जो मूर्तियाँ बनी हैं ये काले बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं और ये भी ज़्यादातर आप देखेंगे उस समय की जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं वो इसमें बनाई गई हैं। इसके अलावा क्या खास विशेषता है, इन लोगों ने मूर्तियों पर लिखने का भी काम किया था, यानी कि लिखित चीज़ें भी देखने को मूर्तियों के साथ मिलती हैं, जो कि पाल काल की विशेषता है। तो पाल काल में भी ब्रॉड स्तर पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित और अन्य धर्मों से संबंधित मूर्तियाँ हैं, साथ ही अभिलेख युक्त मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर भी ज़्यादातर जो बेसाठ पत्थर है इनका उपयोग किया गया है, जो लाल और काले, ज़्यादातर काले और लाल में है, इनका उपयोग किया गया मूर्ति बनाने में। और जो महत्वपूर्ण केंद्र थे वो गया बिहार था और आपका जो आपका है मैंने भी बताया है झारखंड का राजमहल की पहाड़ियाँ, ये केंद्र थे उस समय मूर्ति बनाने का। अब बात करेंगे आधुनिक भारत का, ये तो आपका एंशिएंट था। आधुनिक भारत में बात करेंगे तो आधुनिक भारत में मूर्तिकला, अब आप मेडुअल में सोचेंगे कि मेडुअल में क्यों नहीं, तो मेडुअल में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो मुस्लिम शासक हैं ये मूर्तिकला निर्माण में विश्वास नहीं रखते थे या
और इसके बाद ही आप देखेंगे कि इनका विद्रोह जो है इन्हीं के बाद 1857 का विद्रोह हुआ था। तो सामखान काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के परिवार की मूर्ति बनाई है राम किंकर बैज ने, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्तमान में बात करेंगे कि मूर्ति कला का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो आपका जयपुर है। और यूपी में बात करेंगे तो मथुरा है, लेकिन इंडिया में बात करेंगे तो जयपुर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा आज भी आपके साउथ से लेकर के पूरे भारत में जगह जगह मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है आपका तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, तंजावुर, मुंबई, भुज, वाराणसी, इन सभी जगह आज भी मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तांबे की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, लकड़ी की मूर्तियां, ये सारे क्या होती हैं, बनाए जाते हैं और इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका था मूर्ति कला का चैप्टर, जिसमें हमने आधुनिक काल तक की जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उन सभी को डिस्कस किया है। कल आप लोगों का चित्रकला का पार्ट रहेगा और चित्रकला के बाद आप लोगों का आएगा डांस, नृत्य, और उसमें आपके जितने भी आपके महत्वपूर्ण नृत्य हैं, लोकल भी और जो नेशनल लेवल के हैं उनको भी देखेंगे। अब आज क्वेश्चन के जवाब दे दीजिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा बच्चों। सिंधु मूर्ति कला के संबंध में कौन सा कथन सही है? आज ये गलत नहीं होना चाहिए, कल के 2-4 क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण मिट्टी एवं धातु से किया जाता था, ना कि प्रस्तर से। क्या ये पॉइंट सही है? ऑप्शन है सिंधु सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण मिट्टी एवं धातु से किया जाता था, ना कि प्रस्तर से। गलत है, प्रस्तर से भी होता था और नट की सहायता से मूर्तियों के पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता था। दूसरा, इस सभ्यता में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी। सही है। और मैंने बताया चिपकवा विधि अभी तक चलती है, इसके बाद के कालों में भी, लेकिन शुरुआत
बाहरी बनावट को दिखाएगा, खूबसूरती को दिखाएगा। लेकिन जिसमें शांत मुद्रा में है, ध्यान मुद्रा में है, प्रसन्नचित्त मुद्रा में, विभिन्न आसनों में है। इसमें से क्वेश्चन आया है भूमि स्पर्श मुद्रा क्या दर्शाती है? आईएएस का क्वेश्चन है ये। भूमि स्पर्श मुद्रा, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा क्या दिखाती है? और ये मुद्रा भगवान बुद्ध जो है वो आसन पे बैठे हैं और आसन पे बैठने के बाद उन्होंने अपने बाएं हाथ को गोद में ऐसे रखा हुआ है और जो दाहिना हाथ है वो मुट्ठीबंद है, ये उंगली खुली है और ये धरती की तरफ इशारा करते हुए वो बैठे हुए, एक हाथ ऐसे दूसरा ऐसे है। इसका इसी तरह भूमि स्पर्श मुद्रा की उन्होंने उंगली से भूमि को स्पर्श किया है और ये बताता क्या है? आईएएस में ये क्वेश्चन आया था। मैं साक्षी मान हाँ कि मैं अपने ध्यान में हूँ, बंद हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं। हाँ बिल्कुल, तो ये आसन में होगा। मार एक राक्षस है जो ध्यान को भटकाता है। मार के प्रलोभनों के बावजूद भगवान बुद्ध कहते हैं धरती को कि मैं आपको साक्षी मान रहा हूँ, मैं आपको अपना, आप मेरी गवाह है कि मार के प्रलोभनों के बावजूद मैंने अपनी शुचिता और अपनी शुद्धता को भंग नहीं होने दिया। यही दर्शाता है भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। हाँ, साल भंजिका या साल भंगिका मूर्ति क्या दिखाती है? वो जो मैंने कहा ना, आईएएस का क्वेश्चन है, साल भंगिका या साल भंजिका मूर्ति क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है, या ये मुद्रा क्या बताता है? तो ये खूबसूरत स्त्री के द्वारा पेड़ के टहनी को झुकाए हुए मुद्रा को ही साल भंगिका या साल भंजिका मुद्रा कहते हैं। ये भी आईएएस का क्वेश्चन है, मैं यही याद करने की कोशिश कर रही थी। जो खजुराहो से जो पुराण जो आपकी कलिंग शैली की ये मुद्रा है, ठीक है। तो ये भी आईएएस का क्वेश्चन है। ये साल भंगिका समझ जाइएगा कि पौधे की बात होती है। और है अंजलि मुद्रा किसे कहते हैं? जिसमें हाथ जोड़ करके बुद्ध बैठे मिलेंगे, वो अंजलि मुद्रा है। ये बेटे जैसे हाथ जोड़ करके लोग प्रार्थना करते हैं किसी से, तो इस मुद्रा का लोग मतलब विरोध करते हैं, कहते हैं वो भगवान है तो हाथ क्यों जोड़े हैं? जबकि भगवान को हमने भी बनाए हुए तो इंसान थे, तो अब आप अपनी थिंकिंग के आधार पर विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एक वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा ये जो होता है ये अंगूठा, ये जो हम ऐसे करके बैठते हैं, ये वितर्क मुद्रा है। ये मुद्रा का मतलब है कि आसन में आप ऐसे करके बैठिए और आप किसी से वाद विवाद कीजिए, किसी मुद्दे पे बहस कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, इसी को कहते हैं वितर्क मुद्रा। ये मुद्रा का मतलब होता है कि जो ऊर्जा का संचार है ये पूरे टाइम एक जैसे रहेगा, बना रहेगा, क्योंकि ये शून्य बनाता है, ना तो इसका कोई आदि है ना अंत है, ना शुरुआत है ना खत्म है, यानी कि ऊर्जा पूरे टाइम एक जैसी बनी रहेगी। ये वितर्क मुद्रा को दर्शाता है। तो कभी आज वितर्क मुद्रा क्या है? ये यहाँ जो है वाद विवाद मुद्रा है, ये बहस की मुद्रा है और ये ऊर्जा पूरे टाइम बनाए रखता है। और ये जो हाथों की जो उंगलियां हैं ये भी जो है अलग अलग चीजों को बताती है। इसके अलावा आपका एक और भी मुद्रा होता है, उसमें भी कुछ इसी तरह से होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको वरद मुद्रा, जो इस तरह से होता है जैसे अगर ये नीचे करके बैठे हैं तो ये आपका वितर्क है, लेकिन अगर ये ऐसे करके बैठे हैं
आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में अटक जाएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है